जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई आपको चल रही होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 20 को देखने वाले हैं। इससे पहले अगर और सारे सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को ऐड कर दिया गया है। आप एक एक करके सारे सेट को कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि देखिए इस प्रकार के बता रहे हैं कि आपको एक कम से कम 20 सेट कंप्लीट करते हैं तो आप 50 सेट के बराबर आपको काम करने वाला है साथियों। क्योंकि पूरा डिटेल के साथ ही बताया जाता है, पूरा सॉल्यूशन निचोड़ लेके आया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद में है, आप अभी बैठ रहे हैं तो साथ में कलम और कॉपी लेकर के बैठिए, ताकि जो एडिशनल चीज हम नोट करा रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते चलिए। साथियों, एक छोटा छोटा प्रयास है एक समुद्र के आकार ले लेता है और वहीं से आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाती है। आप अगर एक सेट में कम से कम 2 पन्ना ही कंप्लीट कर पाते हैं, 2 पन्ना ही नोट कर पाते हैं जो आपको याद नहीं है, तो आप समझिए कि 25 सेट 50 सेट कंप्लीट कराते कराते आप कितना नोट्स तैयार कर लेंगे। और एक चीज और है, अपने हाथ से लिखी हुई चीज को रिमेम्बर थोड़ा और जल्दी बनता है और ज्यादा दिन तक रहता है। तो अपने हाथ से लिखने का प्रयास जरूर करिए। जो एडिशनल पॉइंट बता रहे हैं, जो सा टॉपिक के डिटेल बता रहे हैं, आप उसको नोट डाउन जरूर करिए। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ में आपको वीडियो को लाइक करके इसका लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल से और सारे लोग जुड़ सकें और उसके बाद में इसका लाभ जो है और दोस्तों आपको उठा पाए। इस उद्देश्य से आपको एक बार शेयर करके और कंटिन्यू लग जाना है। साथ ही पहला प्रश्न है, कोलकाता स्थित कोर्ट विलियम कॉलेज का जो स्थापना है यह 1800 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? साथियों, यह जो आपको रिचर्ड ब्लेजली, तो आप केवल ब्लेजली याद रखिए, ब्लेजली के द्वारा है इसका स्थापना किया गया था। तो इस हिसाब से आपको पहला प्रश्न का जवाब बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे वाले जो नोट्स करना है उन नोट्स वाले पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा और नोट करिएगा। जैसे में आपको लॉर्ड विलियम बैटिंग है, बैटिंग के द्वारा आपको सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, यानी कि उन्मूलन का मतलब प्रतिबंध कर देना, समाप्त कर देना नियम बना के, और यह राजा राम मोहन राय के सहायता से किया गया था। उसके बाद में आपको देखिए वारेन हेस्टिंग्स है सी ऑप्शन में। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहला गवर्नर जनरल था और इन्होंने द्वैत शासन का जो है आपको समाप्त किया था बंगाल में, ए ऑप्शन में। अब उसके बाद में आप देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। साथियों, दूसरा नंबर प्रश्न आपको सामने है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल, पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? साथियों, तो यह आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा लोथल में हो जाएगा। साथियों, लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद में एक एक करके इसका ऑप्शन को देखते हैं। जैसे में कालीबंगन है, इसका खोजकर्ता जो है आपको अमलानंद घोष थे और 1992 में इसका खोज किया गया था, 1952 में इसका खोज किया गया था साथियों। उसके बाद में सी, उसके बाद में आप देखिएगा सी में जैसे लोथल ही देख रहे हैं, तो लोथल का जो खोजकर्ता हुए तो एस आर राव 1854 से 55 में इसका खोज किए थे, यानी कि उत्खनन करता थे। तीसरा प्रश्न है साथियों, तीसरा प्रश्न देखिए और उसके बाद में कमेंट करके आप जवाब भी दे सकते हैं। साथ में अगर किसी प्रकार की प्रश्न आपको पूछना हो तो कमेंट करके आप इसको जरूर बता सकते हैं। समुद्रगुप्त के प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जो इलाहाबाद में के अशोक स्तंभ में अंकित किया गया था? तो यह हरिसेन के द्वारा रचित थी वो कविता, और उसको जो है आपको इलाहाबाद के हरिसेन प्रशस्ति अभिलेख उसको कहा जाता है, और प्रशस्ति अभिलेख का हरिसेन के द्वारा भी लिखा गया था। तो प्रशस्ति अभिलेख से प्रश्न आता है साथियों, यह भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न के लिए आपको तीसरा नंबर के लिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब सी ऑप्शन के बाद में है ए ऑप्शन, जैसे भारवी है, भारवी एक जो है आपको श्री विष्णु के दरबार में रहने वाले कवि थे और इनका कविता का नाम था कृता जुर्नम, ध्यान रखना है, कृता जुर्नम इनका कविता का
किताब का नाम था। बी ऑप्शन में भास है, भास भारत के प्रथम नाटककार माने जाते हैं साथियों। उसके बाद में डी ऑप्शन में बाण्य भट्ट हैं, यह हर्षचरित है, हर्षचरित का लेखक बाण्य भट्ट है। ये कई बार प्रश्न में भी आया है आपको। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, खिरीज खान दिल्ली के शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिरीज खान का संबंध आपको सैयद वंश से था साथियों। सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक आपको खिरीज खान को ही कहा जाता है। उसके बाद में आप देखिएगा, जैसे में तुगलक वंश है, तुगलक वंश आपको बी ऑप्शन में तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। सैयद वंश के संस्थापक आपको खिरीज खां, और खिरीज खां जो है आपको तैमूर लंग के प्रतिनिधित्व कर रहा था, यानी कि तैमूर लंग आक्रमण किया था और पंजाब के क्षेत्र में खिरीज खां को वहां शासन करने के लिए प्रतिनिधित्व दे दिया था। डी ऑप्शन में लोधी राजवंश है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी के। 5वां नंबर प्रश्न है साथियों कि महावीर और उसके अनुयायी शिक्षाएं के कई शताब्दी तक जो शिक्षाएं थी, कई शताब्दी तक जो है मौखिक रूप से प्रसारित होते रहा, यानी कि लिखित रूप में नहीं था, मौखिक रूप में आप एक ज्ञान गुरु की तरह जो था आपको प्रवचन देकर के कह सकते हैं अभी के समय में। तो एक आपको समूह में लान करके उस ज्ञान को मौखिक विस्तार किया जा रहा था, लेकिन इन्हें लगभग में 1500 वर्ष में यह किस स्थान पे उपलब्ध हुआ, यानी कि उपलब्ध हुआ है। तो यह बल भी गुजरात में हुआ साथियों। आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन बल भी गुजरात। 5 नंबर प्रश्न के लिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जैसे पटना में भी देखिएगा, पटना में भी आपको जैन धर्म का एक आपको जो है ध्यान रखिएगा क्या हुआ था, तो आपको एक महासभा हुआ था। तो यह जैन धर्म का प्रथम महासभा पाटलिपुत्र जो ही वर्तमान में पटना कहा जाता है, यहाँ किया गया था। उस समय उसका अध्यक्षता स्थूलभद्र कर रहे थे। बी ऑप्शन में आप देखिएगा, बी ऑप्शन में है कि श्रावस्ती उत्तर प्रदेश है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। यह भगवान संभवनाथ यानी कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ के जन्म स्थल से जुड़ा हुआ है। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, चौथा ऑप्शन यानी कि डी नंबर। यह जो है आपको गौतमेश्वर की मूर्ति, जिसे बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा उच्च है और अखंडित मूर्ति है, यानी कि एक ही शिला से बनाई हुई मूर्ति है जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। देखिए इतना रिसर्च करके लाया जाता है, आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा रिसर्च सही सकारात्मक दिशा में अगर आपको लेके जाएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप एक कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा रिसर्च आप लोग का कैसा लगा, या किस प्रकार से आपको यह प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है। 6ठा नंबर प्रश्न साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित घटनाओं में से घटित होने का वर्ष के साथ ही मिलान करना है। कौन सा वर्ष में कौन सी घटना घटी थी साथियों? देखिए पहला आपको जिसे में है बारडोली लिखा है, लेकिन बारडोली सत्याग्रह है, आपको 1928 में हुआ था। उसके बाद में महात्मा गांधी ने नुआखली यात्रा जो आपको किए थे, तो नुआखली यात्रा 1946 में, नुआखली यात्रा 1946 में किया गया था। उसके बाद में आप देखिए गांधी जी का लंगोट पहनना कब शुरू किए थे साथ ही ये भी प्रश्न आ सकता है। तो लंगोट पहनना शुरू 1921 में किए थे। अहमदाबाद में जो मिल मजदूर का हड़ताल हुआ था आपको 1918 में हुआ था, और 1918 के पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था, और चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के विरुद्ध में किया गया था, और महात्मा गांधी जी के भारत में किया गया पहला सत्याग्रह है। दूसरा आपको यह जो है अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए 1918 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इस हिसाब से प्रश्न आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन आप मिलान कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट करके भी आप देख सकते हैं, या रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद निलंबित करने के बाद में महात्मा गांधी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया, और कितने वर्ष के सजा जो साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो इस समय सजा उनको 6 साल का सुनाया गया था, लेकिन बीच में ही स्वास्थ्य कारणों से उनको छोड़ दिया गया था।
अब और आगे इसको पॉइंट देखिएगा, जैसे याद करिए कि गांधी जी के सजा सुनाने वाला जज के नाम पूछ दिया जाए तो सीएम ब्रूमफील्ड थे, ध्यान रखना है, सीएम ब्रूमफील्ड। और यह आरोप लगाया गया था, आरोप था कि यह 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, उससे आरोपित बना करके 6 साल के लिए उनको सजा सुनाया था और सजा सुनाने वाला सीएम ब्रूमफील्ड था। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 8वां नंबर, और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने में थोड़े आपको बड़ा लग रहा है बट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था, एकदम बिल्कुल सही है। मुख्य रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबे होने का 2 कारण अलग अलग अधिनियम का विभाजित किया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और एक और कौन सा अधिनियम चल रहा था, तो साथियों उस समय आपको बर्मा सरकार अधिनियम 1935 चल रहा था। बर्मा सरकार यानी कि ब्रिटिश जो था भारत के साथ साथ में बर्मा पे भी अधिकार किए हुए था, और दोनों है आपको उस समय अनुच्छेद अधिनियम 1935 में लाया गया था, तो दोनों पे एक ही अधिनियम से दोनों पर जो है राज किया जा रहा था, नियमन किया जा रहा था साथियों। बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद में जैसे देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 है, यह जो है आपको भारत के लिए सबसे लंबी आपने देखे ही, तो यह जो है आपको भारत और बर्मा दोनों पर नियम किया जा रहा था, इसीलिए आपको लंबा हो गया। उसके बाद में आप देखिएगा जैसे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, कभी कभी प्रश्न आपको पूछ दिया क्योंकि बर्मा का पॉइंट मिला है, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर के 26 तक चला था, और उसका समाप्ति जो है आपको यांडबू की संधि से 1826 में खत्म हुआ था। उसके बाद में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, तो इस युद्ध 1852 में हुआ था, और इस समय जो कार्यकाल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल चल रहा था। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ था, इस समय आपको लॉर्ड डफरिन का समय चल रहा था। तो इन सारी पॉइंट को आपको नोट कर लेना साथियों। 9वां नंबर आपको सामने प्रश्न है, बंगाल विभाजन में पूरी भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था, और डेल्टा यानी कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, तो स्वदेशी आंदोलन उस समय उस आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसमें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन उस समय हुआ था बंगाल विभाजन के समय में। उस समय आपको आंध्र प्रदेश वाले जो आंदोलन हुई थी स्वदेशी आंदोलन, उसका नाम क्या था साथियों, उसका आपको वंदे मातरम आंदोलन नाम रखा गया था। सी ऑप्शन आपको 9वां नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अब बंगाल विभाजन की बात आई है, तो साथ ही बंगाल विभाजन पे आप देखिएगा, जैसे बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया था। बंगाल विभाजन का आधार बताया गया था कि आधार सांप्रदायिकता आधार पे बंगाल को विभाजन किया गया था 1905 में। घोषणा जो है इसका बंगाल विभाजन का घोषणा 19 जुलाई 1905 में शिमला से लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उसके बाद में जैसे होम रूल लीग आपको दिया गया है पहला ऑप्शन, तो होम रूल लीग आंदोलन जो है होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखना है ये होम रूल लीग जो है आपको एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उस समय बंगाल विभाजन के विरोध में ही किया जा रहा था। उसके बाद में देखिए वंदे मातरम आंदोलन, जो बी ऑप्शन वाला आपने देखे, सी ऑप्शन वाला बी ऑप्शन देखिए वंदे आंदोलन है, लेकिन वंदे आंदोलन नहीं वंदे मातरम आंदोलन देखिए 1905 में, ये तो बंगाल विभाजन के विरोध में ही हो चल रहा था। उसके बाद में आपको, और यह वंदे मातरम का जो नारा है यहीं से आपको लोकप्रिय हुआ था साथियों। उसके बाद में यह आंदोलन 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा बना था। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों आपके लिए है। 10वां नंबर में कहा गया है कि पीवी नरसिम्हा राव द्वारा भारत के प्रधानमंत्री कब आए थे। देखिए पीवी नरसिम्हा राव की जो प्रधानमंत्री बने थे 1991 से लेकर के 96 तक, यह जो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे कार्य कर रहे थे। 11 नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत शासन अधिनियम 1935 कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए 1935 से कई सारे प्रश्न आपको पहले भी बताए हैं कि यह पूरा बहुत एक मिनी संविधान कहा जाता है।
संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा कहा जाता है। उस समय देखिए इसमें अनुसूचियां की संख्या जो है आपको 10 थी साथियों। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न के लिए। अब एक एक करके इन सारे पॉइंट को हम लोग देखते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड काफी काफी और काफी है जो कामगार साबित हो सकता है। अब जैसे देखिए कि इसमें है कि आपको भारत शासन अधिनियम, इसको में अनुसूची की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो अनुसूची आपको 10 अनुसूचियां थी और धारा देख लिया जाए तो 321 था साथियों। 321 धारा था उस समय और 10 जो है आपको अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत अगर माना जाता है तो अधिनियम 1935 को माना जाता है। इसमें क्या हुआ था साथियों कि प्रांत में द्वैत शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार का स्थापना किया गया था और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां को विभाजित करके 3 अंग में बांट दिया गया था। जैसे 3 सूचियां में बांट दिया गया था, संघ सूची, प्रांतीय सूची और एक समवर्ती सूची बना था। उस समय संघ सूची में 54 विषय थी, प्रांतीय सूची में आपको 54 विषय थी, प्रांतीय सूची में, संघ सूची में 59 विषय थी, समवर्ती सूची में 36 विषय थी। इन सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में 12 नंबर प्रश्न साथियों। 12 नंबर में है कि किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए प्रश्न के अनुसार अगर देखिए तो सिक्किम को 1975 में है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था साथियों। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1975-76। लेकिन देखिए इसमें कंफ्यूजन 1975-76 के आपको कभी कभी अलग अलग समय में अलग अलग क्वेश्चन आपको लेवल में अलग अलग सेट कर दिया जाता है। लेकिन 1975 आप याद रखिए, यह जो है 12 नंबर के लिए आपको बी ऑप्शन सही जवाब होने वाला है। जैसे देखिए 36वां संविधान संशोधन 1975 में आया था। इसको में भारत को जो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था साथियों, 22वां राज्य बनाया गया था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन में आपको इसको बना दिया गया था, लेकिन आपको 35वां संविधान संशोधन इसके पहले ही आया था, तो वह 1974 में आया था और इसको में आपको सिक्किम को भारत का 100 राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी कि 100 राज्य मतलब कि आपको अपना 1 साल का समय देते हैं, आप भारत में रह करके देखिए, भारत की कल्चर व्यवस्था विधि व्यवस्था आपको पसंद आती है तो आपको एक संशोधन बना करके आपको राज्य के हिस्सा के रूप में ले लिया जाएगा। यह प्रस्ताव थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 13 नंबर। 13 नंबर मैथ की प्रश्न है साथियों और इसमें देखिए क्या सही जवाब होने वाला है। तो 13 नंबर के लिए आपको सही जवाब 0 आंसर आने वाला है। इसके लिए 0 कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको 14 नंबर है, 14 नंबर के लिए आपको है मैथ है, ये भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 14 नंबर के लिए आपको 10% की वृद्धि दिखाएगी। आपको इसको छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, जैसे x माइनस वाई और माइनस एक्स इंटू वाई और बट्टे में 100, इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको आ जाएगा आंसर साथियों। 15 नंबर प्रश्न देखिए कि 15 नंबर प्रश्न ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। इसको में भी आप देखिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ओ एन एम आने वाला है। आगे देखिएगा आपको यहाँ से कथन और कारण दिया गया, यह कथन कारण आप करिएगा। गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पढ़ करके और इसी में आपका सारा प्रश्न का जवाब छिपा हुआ है, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया गद्यांश से सारा प्रश्न का जवाब इसी में छिपा हुआ है। आप इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिए और उसके बाद में इसको पीछे का आंसर देखिए। जैसे देखिए आंसर 16 नंबर है कि भारतीय मनीषी नहीं मुनि याद रखिए। तो भारतीय मनीषी का चिंतन का विषय क्या था। उसमें चिंतन का विषय था साथियों कि आपको इसको गद्यांश में पढ़िएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाए कि उस समय जो आपको इच्छा और अनिच्छा के विषय पे आपको मुनियों की ऋषियों मुनियों की चिंतन का विषय रहा है इस कथन के अनुसार, इस गद्यांश के अनुसार, और व्यवहारिक तौर पे भी वैसा ही रहा है। 17 नंबर में है कि इच्छा को जीवन से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इच्छा से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए इच्छा अगर रहेगा तो आपको लालसा बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से एक कथन के अनुसार ये सही जवाब है, बट आपको ये प्रश्न के अनुसार देखे, बुक के अनुसार देखे तो बी दिया हुआ है, लेकिन आप दोनों में कथन पढ़िएगा तो आपको सुटेबल समझ में आएगा, आप उस पर टिक लगाइए तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए 18 नंबर में है मानव के लिए जीवन का मृत्यु कब बन जाता है।
तो मृत्यु कब बन जाता है साथियों? 18 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि जब इच्छाएं को इच्छाएं के जो है आपको इच्छाएं के बढ़ने से जो है मृत्यु के समान आपको जीवन मृत्यु के समान हो जाती है। उसके बाद में 19 नंबर है। 19 नंबर में साथियों की लालसा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? लालसा का मतलब होता है इच्छा और आकांक्षा, इच्छा और आकांक्षा, यानी कि ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 20 नंबर साथियों। 20 नंबर प्रश्न में आपको लिखना है, इसको मिलान करना है। मिलान करना है 20 नंबर में, देखिए कह रहा है कि इसको सुमेलित करना है, तो इसको आप सुमेलित करिए। सुमेलित में क्या है, देखिए पहला को आपको मिलान करना है। पहला को आपको मिलान करना है, जैसे देखिए कि आपको मृगावती है, मृगावती का आपको मिलान होगा कुतुबन से। ध्यान रखना है कि कुतुबन से होगा। मृगावती का क्या मिलान होगा? कुतुबन से। चौथा आपको चला जाएगा। और मधुमालती का है, मधुमालती का आपको झंझन से होगा। मधुमालती का आपको मंझन से होगा। और उसके बाद में देखिए जैसे में चंदायन है, चंदायन का मिलान आपको जो है उस्मान से होगा। चंदायन का उस्मान से होगा। और उसके बाद में अखरावट है, अखरावट का मिलान आपको जायसी से हो जाएगा। इसको में एक ऑप्शन और जो है मैच नहीं कर रहा है, खैर उसके नहीं, आपको प्रश्न देख लीजिए। इसके लिए प्रश्न जो दिया गया है सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन आप मिलान कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन है, दरोगा टाइप में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 21 नंबर है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? मुख्य क्रिया रहेगा तो उसको आपको स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया कार्य करती है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, यह आपको सहायक क्रिया कार्य करने वाला है। उसके बाद में देखिए जैसे प्रेरणार्थक होता है। प्रेरणार्थक का मतलब होता है कि कोई कार्य को किसी और पे सौंप देना, डाइवर्ट कर देना, तो प्रेरणा हो जाते हैं साथियों। उसके बाद में देखिएगा 22 नंबर। 22 नंबर में है कि उष्मा जो है उमा नौकर से दूध मंगवाती है। उमा है जो नौकर से दूध मंगवाती है, तो यह कौन सा क्रिया होगा? तो यह प्रेरणार्थक हो जाएगा, यानी कि अपनी काम को किसी और पे सौंप दे या किसी और को कर दे रहे हैं, तो यह प्रेरणार्थक हो जाएगा। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों आकर्मक है, आकर्मक या साकर्मक दोनों क्रिया को आपको याद रखना है, आकर्मक या साकर्मक। तो जैसे देखिए मैं आपको प्रेरणार्थक का सबसे पहले देख लीजिए परिभाषा। जिसे कर्ता स्वयं न करके किसी काम को दूसरे व्यक्ति यानी कि कर्म को काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह प्रेरणार्थक शब्द बन जाता है। आकर्मक देखिएगा साथियों, तो जिसे आकर्मक क्रिया है, आकर्मक क्रिया साकर्मक क्रिया के देखिए साकर्मक क्रिया है, तो साकर्मक क्रिया में देखेंगे तो यह वह क्रिया जिसका कार्य का जो फल है यानी कि सब्जेक्ट पर पड़ता है और न पढ़ करके यह ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। सकर्मक का मतलब होता है कि यह क्रिया का फल जो है कार्य का फल कर्ता पे न पढ़ करके आपको यह ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म पर पड़ जाता है। आगे देखिएगा जैसे में राम आम खाता है, राम यहाँ क्रिया हो गया, खाता कर्म हो गया और फल पड़ रहा है आम पे। तो उसके बाद में देखिएगा आपको अकर्मक आता है, अकर्मक बी ऑप्शन वाला। इसमें कहता है कि वह क्रिया जिसका सीधा प्रभाव कर्ता यानी सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो इस क्रिया को कर्म में ऑब्जेक्ट पर कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऑब्जेक्ट जो यानी कि कर्म है उसका जरूरत ही नहीं पड़ती है, केवल सब्जेक्ट पर ही सारा काम हो जाता है। जैसे में बच्चा रोता है, बच्चा पर ही प्रतिफल पड़ रहा है साथियों, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर में है कि य र ल व कौन जो यह सबको जो कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो यह सब व्यंजन को आपको कहा जाएगा 23 नंबर के लिए। तो यह सब व्यंजन को आपको कहेंगे, तो यह आपको अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन कहेंगे आपको। यह सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 24 नंबर। 24 में है कि ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है, शून्यवां नियम है, यह किस अवधारणा को परिभाषित करता है? तो यह तापमान की अवधारणा को प्रदर्शित करता है या परिभाषित करता है। जैसे इसका पूरा डिटेल देखिएगा। जैसे में आपको ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहलाता है
कि दो निकाय का तापीय संतुलन में है तो उनका तापमान समान होता है। तापीय संतुलन में अगर रहेगा तो उसका ताप समान होता है, और यह दूसरा शून्यमान नियम है, और यह दूसरा नियम भी कहा जाता है। तो यह आपको तापमान से रिलेटेड है। ऊष्मा गति का दूसरा नियम देखिएगा, आपको पहला नियम था शून्यमान नियम, और पहला नियम दूसरा नियम है ऊष्मा गति का कि जैसे परिवर्तित प्रक्रियाओं की दिशा और जो है अव्यवस्था की माप का संबंध इसमें बताता है। इसको में एंट्रोपी दिया गया है, यह एंट्रोपी आपको दूसरा नियम से संबंधित है साथियों। एंट्रोपी आपको दूसरा नियम से संबंधित है। 25 नंबर प्रश्न है कि कंपटन प्रभाव किसी कण का प्राकृतिक को दर्शाता है। तो ये आपको किस कण की प्रकृति को दर्शाता है कंपटन प्रभाव। यह आपको प्रकाश में जो फोटोन होता है, फोटोन कण को यह प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। जैसे में आपको कंपटन प्रभाव देखिए साथियों, कंपटन प्रभाव है, कंपटन प्रभाव देखिए इसको में कहता है कि एक्सरे या गामा किरणें जैसी उच्च ऊर्जा वाली जो फोटोन के अकार्बनिक पर जो आपको प्रकीर्णन की परिमाण है, जब वे पदार्थ के साथ में क्रिया करती हैं तो यह कंपटन प्रभाव बनता है। इसका खोज करने वाला आर्थर कंपटन जो है 1923 में इसका खोज किया गया था, और इस खोज के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1927 में भी दिया गया था। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का खोज है जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। उसके बाद में आप देखिए प्रोटॉन का खोज है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। न्यूट्रॉन का खोज है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। तो इन सारी प्रश्नों को आपको नोट करके चलना है, वीडियो को लाइक करके चलना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलना है। 26 नंबर में कि स्तंभ ए को स्तंभ 2 से मिलान करना है, यानी कि एक तरफ इकाई दिया गया है और एक तरफ भौतिक राशियां दिया गया है। किसके साथ में क्या मैच करता है आप इसको देखिए पूरा डिटेल के साथ में। तो देखिए क्या मैच करता है। जैसे में टेस्ला है साथियों, टेस्ला किसका है तो चुंबकीय आपको फ्लक्स का घनत्व मापता है। बेवर है, बेवर आपको चुंबकीय फ्लक्स की जो कूट है उसको मापता है। हेनरी है, हेनरी से आपको प्रेरकत्व को मापा जाता है, प्रेरकत्व की इकाई है। और फैराडे से आपको विद्युत धारिता को मापा जाता है। इस हिसाब से आपको प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिए 26 नंबर के लिए ऑप्शन सही जवाब है। 27 नंबर साथियों की आवर्त सारणी के सबसे अधिक ऋणात्मक जो है आपको कौन सा होता है, कौन सा तत्व है तो फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व होता है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 27 नंबर के लिए। उसके बाद में देखिए 28 नंबर है। 28 नंबर आपको सूत्र से संबंधित दे दिया है। सूत्र में जैसे दिया गया है प्रश्न एक बार देख लीजिए कि राम ने 50 वाट और 200 वोल्ट रेटिंग वाली एक बल्ब खरीदा है। इस बल्ब को 200 वोल्ट की आपूर्ति संयोजित की जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि राम ने 50 वाट और 200 वोल्ट जो लिखा रहता है बल्ब पे, तो यानी 50 वाट वाला और 200 वोल्ट वाला एक बल्ब खरीदा है, और उसको है 220 वोल्ट वाला तार से के साथ में लाइन के साथ में कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया गया है। तो इसको में प्रतिरोध कितना उत्पन्न होगा यह बताना है। देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला आप याद रखिए, जैसे R बराबर V स्क्वायर बटे P होता है, पावर होता है यानी कि वाट में रहता है। इसका आपको कैलकुलेशन में देखिए, जैसे में आपको 220 है और गोने 220 कर देना है, बटा में आपको यह वाट 50 दिया है 50, इसको आपको काट उठ लीजिएगा। तो सारे करने के बाद में इसको जो सही आंसर होगा, सही आंसर 900 आपको 68 बनने वाला है, 968 बनने वाला है 968, यानी कि सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 28 नंबर के लिए। 28 नंबर के लिए सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर साथियों। 29 में कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा में जो आपको मुख्य प्रदूषक नहीं होता है, तो इसको मैं आपको देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जैसे मुख्य प्रदूषक के तौर पे काम नहीं करता है। यह औद्योगिक धूल कोहरा का यह घटक, या दो औद्योगिक क्षेत्र है या औद्योगिक में यह जो है आपको धुआं उत्पन्न करने वाला सल्फर डाइऑक्साइड है। बाकी ओजोन परत आपको O3 रहता है, वह भी आपको कोहरा उत्पन्न करता है। फैन एक होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, तो यह सब कोहरा उत्पन्न करने में सहायक होता है।
आगे देखिए 30 नंबर है हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन का संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा, इसमें से गलत होगा। तो इसमें से गलत आपको देखिएगा, तो 30 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि आपको ए ऑप्शन, यानी कि विलयन का जो पीएच मान है, विलयन का उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन होता है। नहीं, ये गलत है। पीएच मान में आपको याद रखना है 3 को पॉइंट आता है। पीएच मान अगर 7 एक मिड पॉइंट है, अगर 7 से कम होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय गुण रहेगा, 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से अधिक रहेगा तो यह क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। जैसे में ब्लड 7.4 होता है तो यह आपको क्षारीय प्रवृत्ति का होता है साथियों। इससे ज्यादा प्रश्न आपको पीएच मान से और ज्यादा नहीं पूछा जाता है। 31 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। 31 में कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विभिन्न चरणों में नीचे दिए गए हैं, तो दिए गए विकल्प में से कौन सी प्रक्रिया विभिन्न चरणों का सही क्रम में आपको दर्शाएगा। सही क्रम में दर्शाना है, यह आपको बताना है। तो सही क्रम में आप दर्शा के देखिएगा, तो इसको में आपको सही जवाब क्या बनने वाला है। सही जवाब देखिए कि आप पहला स्थान पे आपको अब बनने वाला है सी आपको पहला स्थान पे बनेगा, यानी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण किया जाता है। उसके बाद में आप देखिए प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा, यह दूसरा स्थान पे हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा कि जैसे जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करेगा, हाँ यह तीसरा पोजीशन पे हो जाएगा। और चौथा पोजीशन पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको कार्बोहाइड्रेट का उपचयित होता है, तो यह चौथा स्थान पे आ जाएगा। यानी कि मुख्य रूप से देखें तो सी ऑप्शन आपको सही जवाब है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब है साथियों। यह सब ऑक्सीजन की कार्य दिया गया है, और उसके बाद में इसको एक चीज देखिए, प्रकाश संश्लेषण की कार्य दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण में एक पॉइंट आप ये और याद रखिएगा, आपको जैसे में याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसको में देखिए क्या क्या भाग लेता है। 6 CO2 प्लस 12 H2O, ये दोनों मिल करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो देखिए क्या प्रतिफल बनाएंगे, 6C6H22O6 बनाएगा, और उसके बाद में प्लस 6O2 बनाएगा, और प्लस में 6H2O बनाएगा। तो यह प्रक्रिया पूरा होता है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति का भारत में किस उत्पाद में वृद्धि हुई थी। श्वेत क्रांति हुई थी, आपको दूध से संबंधित है। इससे आपको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है साथियों, ऑपरेशन फ्लड। अब हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट को देखेंगे, एक एक करके जो है आपको सारे पॉइंट को देखेंगे। जैसे में देखिए मछली उत्पादन है, तो मछली उत्पादन आपको नीली क्रांति कही जाती है, और यह अरुण कृष्णन के द्वारा यह क्रांति दिया गया था। उसके बाद में दूध के क्षेत्र में आपने देखे कि श्वेत क्रांति कहा जाता है, और यह इसका वर्गीज कुरियन के द्वारा यह इसका किया गया था। डी ऑप्शन में आपको अंडा के लिए रजत क्रांति होता है, और इंदिरा गांधी इसको माना जाता है। आगे देखिए 33 नंबर, मानव शरीर में वृक्क या किडनी मुख्य रूप से क्या कार्य करता है। तो यह जो है आपको रक्त का शुद्धिकरण और मूत्र का निर्माण करने में यह काम करता है किडनी, और किडनी खराब हो जाने के बाद में जो है आपको रक्त को शुद्ध नहीं होता है, इसलिए रक्त में आपको कचरा भरने लगता है, जो आपको हार्ट अटैक के कारण बन जाता है, और वहां से मृत्यु हो जाती है। 34 नंबर में है कि फजल आली आयोग की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और यह बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। 34 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1953, यानी कि सी ऑप्शन में आपको सही जवाब हो जाएगा। तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता को पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। आगे देखिए, अब एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। जैसे में आपको फजल आली आयोग है दिसंबर 1953 में, इसको में सदस्य में देखें तो मुख्य सदस्य में आकर देखें तो फजल अली थे मेन, उसके बाद में KM पानीकर थे, और HN कुंजरानू थे। रिपोर्ट फजल आली आयोग द्वारा दिया गया, तो यह सितंबर 1955 में दिया गया था, और इसमें बताया गया कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया जाना चाहिए।
उसके बाद में भाषाई आधार पे गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है, जो आपको अक्टूबर 1953 में, यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनाया गया है भाषाई आधार पे। उसके बाद में भाषाई आयोग का गठन है 1948 में हुआ, एसके धर की अध्यक्षता में। देखिए बहुत डिफरेंस है, आगे बढ़िएगा। 35 नंबर है, राज्यसभा के जो आपको संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। यह प्रश्न आपको 3 से 4 बार रिपीट हो रहा है, 20 तक सेट कंप्लीट कराए मैं साथियों। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत सारा प्रश्न आपको रिपीट होते 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 आपको याद हो जाएगा, जो आपको प्रश्न में छूट नहीं पाएगा। क्योंकि कम से कम किसी भी प्रकार के एग्जाम दीजिएगा, कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको कंफ्यूजन में सही को गलत करके आइएगा। तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 35 नंबर के लिए। तो 35 नंबर के लिए अनुच्छेद आपको 80 हो जाएगा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के लिए आपको संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 79 है, अनुच्छेद 79 संसद के गठन की बात करता है। और अनुच्छेद 81 है लोकसभा के संरचना का प्रावधान के बारे में बताता है। आगे देखिएगा 36 नंबर साथियों। 36 नंबर प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित किया गया है। इसमें 75 निर्धारित किया गया है, 75 निर्धारित किया गया था। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर में है कि वानिकी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल किया है। तो वानिकी जो है अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आपको वानिकी आता है। वानिकी मतलब को आपको कृषि कार्य होता है साथियों, और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य आपको आता है। द्वितीय क्षेत्र में आपको कंपनी जो उद्योग है, यानी कि प्राकृतिक क्षेत्र के कच्चा माल को विनिमय कर करके तोड़ फोड़ करके एक नई चीज बनाती है, यह द्वितीय क्षेत्र के अंदर में आता है। तृतीय क्षेत्र के अंदर में सेवा क्षेत्र आता है, जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यानी कि अनटचेबल रहता है। आपको केवल आपको जैसे डॉक्टर है आपको सेवा देता है, वो अनटचेबल है, तो आपको तृतीय क्षेत्र में यह चलाएगा। चतुर्थ क्षेत्र अभी नहीं बनाया गया, 3 क्षेत्र ही है। आगे देखना है, एक पॉइंट और याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में आपको याद रखना है कि विकसित अर्थव्यवस्था जिस देश में रहेगी, तो उसमें आपको उस देश का जीडीपी में सहयोग जो है प्राथमिक क्षेत्र से अधिक रहेगा और तृतीय क्षेत्र से योगदान कम रहेगा साथियों। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। यही चीज अगर जिस देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो गई है, तो उस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आपको एकदम बिल्कुल न के बराबर कम रहेगा, और तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक हो जाती है विकसित देश में साथियों। उसके बाद में ऐसे देखिए बताएंगे दिए कि आपको प्रथम क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र कौन कौन सी आती है, कौन कौन सी कार्य आती है। 38 नंबर में है कि मुद्रा के अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है। मुद्रा का अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात में वृद्धि करना है, अपने देश में आयात यानी कि दूसरा देश से जो सामान लाते हैं उसको में आपको कम मिलाना है। ये 2 को मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है, सही जवाब आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि बक्सर में विद्युत परियोजना का शिलान्यास कब किया, किस वर्ष किया गया था। 2019 में किया गया था, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर है कि बिहार में जीविका का नाम से प्रचलित निकाय किस विभाग के तहत काम करती है। तो यह आपको ग्रामीण विकास विभाग के तहत काम करती है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला कहा जाता है। ब्राउन कोयला है साथियों, इसको आपको कहा जाता है, तो आपको लिग्नाइट कोयला को देखिएगा, लिग्नाइट कोयला को मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार में बांटा गया है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन और लिग्नाइट। एंथ्रासाइट आपको एक ग्रेड याद रखें, एंथ्रासाइट एक ग्रेड कोयला यानी कि सर्वश्रेष्ठ उत्तम कैटेगरी का कोयला होता है, जिसको में 85 से 90% तक कार्बन होता है और उसको कठोर, चमक और काला दिखाई देता है। उसके बाद में आपको आता है बिटुमिन। बिटुमिन है साथियों, तो बिटुमिन आपको मध्यम कैटेगरी का होता है, जिसको में आपको 70 से लेकर के 75 तक ले जो है आपको 70 से लेकर 85% तक ले, यह जो है आपको ध्यान रखना है, यह आपको सॉफ्ट कोयला कहा जाता है, सॉफ्ट
के तौर पर रहता है। लिग्नाइट है, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला जो है आपको यह निम्न कैटेगरी का कोयला माना जाता है और इसको है आपको 65 से 70% इसका जो है आपको कार्बन की प्रतिशत रहती है और इसको में आपको भूरा कोयला भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, कोयला वाला प्रश्न पहले वाला सेट में भी आया था, उसमें भी बताए हैं। 42 नंबर में कि मिट्टी के कण को चट्टान के जो आपको दरार के बीच में जब सारा स्थान पानी से भर रहा होता है तो इस परत के ऊपर की सीमा क्या कहलाती है? इस परत के ऊपर की सीमा साथियों आपको कहलाएगी, तो आपको ध्यान रखना है क्या कहलाएगी कि जल तालिका यानी कि वाटर टेबल कहलाएगी। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर है कि 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर पूर्व एशिया आए थे? तो यह आपको रास बिहारी बोस के नियंत्रण पे आए थे और उस समय जो कारण था ना साथियों, उस समय आपको उनका कारण था कि जनवरी 1941 में नजरबंद बनाया गया था, उससे बच के भाग करके यूरोप में चले गए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसी के बाद में इन्होंने जाकर के वहां के हिटलर से मिले और हिटलर ने उनको मिले तो आपको सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह करके संबोधित किया और सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद फौज का सुपर कमांडर के रूप में आपको 4 जुलाई 1943 को यह कार्यभार संभाले और आजाद हिंद फौज का जो संस्थापक है कैप्टन मोहन सिंह थे। उसके बाद में आपको रास बिहारी बोस देखिए, यह जो है आपको फांसी के सजा से बचकर जापान भाग गए थे और इन्हीं के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस भी है आपको यूरोप पहुंच पाए। 43 के बाद में 44 नंबर प्रश्न देखिए। 44 नंबर प्रश्न साथियों और कमेंट करके बताइए क्या जवाब होने वाला है। हिमालय के कौन सा भाग नदियां द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना होता है? तो यह 44 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि शिवालिक श्रेणी यानी कि शिवालिक रेंज है आपको नदियां द्वारा असंगठित तलछटी से बना होता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 44 नंबर के लिए। उसके बाद में देखिएगा 44 नंबर के बाद में देखिए 45 नंबर के क्या सही जवाब होगा कमेंट करके आप बताइए 45 नंबर के लिए क्या सही जवाब होने वाला है। देखिए साथियों 45 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में एशिया का पहला निर्यात प्राधिकरण क्षेत्र यानी कि एपीजेड कहाँ स्थापित किया गया है? साथियों इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा तो यह आपको कांडला गुजरात में किया गया है। उसके बाद में 46 नंबर में आपको देखिए इससे और इससे संबंधित रहना चाहिए यानी कि इसका नियम का फॉलो कर रहा है, तो यह आपको फॉलो कर रहा है। देखिए सी ऑप्शन, जैसे आयरन की कमी के कारण रक्तस्राव होता है वैसे ही कैल्शियम के कारण है आपको अभिमृदुता यानी कि अस्थि मृदुता यानी कि अस्थि मर जाती है या अस्थि कमजोर हो जाती है। तो यह जो है इसको ये दोनों आपस में मैच कर रहा है। आगे देखिए यह आपको 147 नंबर है। 47 नंबर में मैथ का प्रश्न है। 192 आपको इसका आंसर आने वाला है सी ऑप्शन। उसके बाद में आपको 48 नंबर है। 48 नंबर में देखिए 48 नंबर में आपको 480 आपको आंसर आने वाला है। इसको आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 480 आपको सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ से मैं इंग्लिश है, इंग्लिश को भी बताते हुए चलते हैं। जैसे इंग्लिश में देखिएगा कि ओनली आई वांट, तो यहाँ पर आपको क्या प्रयोग होने वाला है? तो ए का प्रयोग है, ए का प्रयोग आपको करिएगा ए लिटिल कप ऑफ टी सही लाइन हो जाएगा। 50 नंबर है कि 50 नंबर में इसमें क्या प्रयोग होने वाला है? तो देखिएगा इन स्पिरिट ऑफ का प्रयोग हुआ है कि सी वाला ऑप्शन बिगिन इल ही वांट टू स्कूल हो जाएगा। उसके बाद में 51 नंबर है। 51 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा कि द आपको फेमिनाइन जेंडर ऑफ द बैचलर इज, तो यह क्या हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा साथियों, ए और सी दोनों हो जाएगा। 52 नंबर देखिए 52 नंबर में है क्योंकि इंग्लिश था तो इंग्लिश खत्म कर दे रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वाली वीडियो जब आएगी पार्ट 2 बनेगा तो उसको मैं डायरेक्टली हम लोग पूरा डिटेल्स जीए से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए द प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज, इंडेक्स का जो प्लूरल आपको हो जाएगा तो एक्स को जो है आरसीएस में बदल जाता है, आईसीएस में बदल जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्स को हटा करके एक्स को हटा करके आईसीएस में बदल दिया जाता है प्लूरल बनाते समय। 53 नंबर में कि वन हु इज न्यू टू द प्रोफेशन ऑफ और ट्रेड इज सेड टू बी या एन
एक्सपोर्ट का प्रयोग होगा। क्या होगा? एक्सपोर्ट का प्रयोग होगा, एक्सपोर्ट। 54 नंबर है कि द साइनो ऑफ द ब्रीफ्स, ब्रीफ्स का आपको शॉर्ट हो जाएगा साथियों, शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर है, 55 नंबर में है कि द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड, एक्सपेंड का आपको कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। तो इसी के साथ में आज का यह प्रश्न का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए, और अंतिम तक देखे हैं तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करके जाइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में, जिसको मैं आपको 56 से लेकर के 100 तक प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद साथियों।